गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 के अर्थशास्त्र के बच्चों कोविड-19 महामारी के कारण आप भली भांति विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, ना ही आपका शैक्षिक कार्यक्रम चल पा रहा है। और इन कठिनाइयों को देखते हुए हमारी सरकार ने आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए इस शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन नहीं शुरू हो पाया। इस कारण विचार विमर्श के बाद आपके पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए हैं। उसमें जो सांख्यिकी का है उसमें सहसंबंध और सूचकांक को हटाया गया है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष जो वर्तमान चुनौतियां हैं उसमें से वैकल्पिक खेती, जैविक खेती, भारत में शिक्षा का क्षेत्र का विकास और आधारिक संरचना, ऊर्जा एवं स्वास्थ्य आदि टॉपिक्स को हटा दिया गया है। तो बच्चों ये टॉपिक्स हैं, इनको हटा दिया गया। इसके अलावा आपको सारी चीज़ें पढ़नी हैं और इसी को देखते हुए आप अपनी किताब में टिक लगा लीजिएगा। बच्चों की जो राजीव पब्लिकेशन की बुक है उसे सहायक बुक के रूप में, और एनसीईआरटी यूपी गवर्नमेंट की एनसीईआरटी की बुक, इन दोनों से आप पढ़िएगा। और इसमें आपको जो चीज़ें समझ में आती हैं, नहीं समझ में आती हैं, वो आप मुझसे पूछिएगा। और बच्चों अभी हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जाना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये शब्द बच्चों जब हम किसी देश से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो उसके संबंध में हमें इन सब चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। तो बच्चों ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन सब चीज़ों को हमें पहले पढ़ने से पहले, इनके अर्थ को समझने से पहले हमें जानना होगा कि इन सब चीज़ों की आवश्यकता क्यों पड़ी। बच्चों सरकार का जो व्यय है वो 1980 के दशक के अंत में इतना अधिक हो गया था कि वो ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा था, कि इतना ज़्यादा भारत सरकार के ऊपर ऋण हो गया था कि उसको चुका पाना असंभव हो रहा था। आवश्यक वस्तुओं की कीमत तेज़ी से बढ़ रही थी, जिसके कारण आय की वृद्धि अधिक तीव्र रही। निर्यात की समृद्धि में कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं का ब्याज चुकाने के लिए सरकार के पास विदेशी मुद्राएं नहीं बची थी और सरकार को पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता थी। ऐसे में सरकार को आर्थिक सुधारों की आवश्यकता अनुभव हुई और सरकार ने 1991 में आर्थिक सुधार के अंतर्गत नई आर्थिक नीति बनाई, जिसके अनुसार आर्थिक सुधार में भावी आर्थिक विकास के लिए कि अपने देश के विकास को बनाए रखने के लिए, तीव्र गति प्रदान करने के लिए विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों का एक दीर्घकालीन बहुआयामी पैकेज बनाया गया। इसके लिए जो भारत की मुख्य अर्थव्यवस्था के घटक थे, जो कि अर्थव्यवस्था को सही गति प्रदान कर सकते थे, तीव्र गति प्रदान कर सकते थे, तो उनमें कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, राजस्व क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि क्षेत्रों में सुधारों को शामिल किया गया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विकसित हो सके। 1991 में जो उद्देश्य निर्धारित किए गए उनमें था वित्तीय घाटे को कम करना तथा संबंधित कीमत में स्थिरता लाना। फिर दूसरा क्या था, सार्वजनिक क्षेत्र के क्रियाओं के क्षेत्र को कम करना और निजी क्षेत्र के लिए और अधिक क्षेत्रों को खोलना। औद्योगिक नीति को उदारीकृत करना तथा निजी क्षेत्रीय उद्योगों के लाइसेंस का उन्मूलन करना। विदेशी पूंजी के अंतर्गत प्रवाह को प्रोत्साहित करना। सीमा शुल्क कम कर तथा कोटा प्रतिबंधों को हटाकर विदेशी व्यापार नीति को उदारीकृत बनाना।
तो ये उनके नई आर्थिक सुधार, आर्थिक नीति के उद्देश्य थे। और नई आर्थिक नीति 1991 के 2 घटक थे। समष्टि अर्थशास्त्र स्थिरीकरण, मांग पक्ष प्रबंधन, और दूसरा था संरचनात्मक समायोजन, पूर्ति पक्ष प्रबंधन। तो जो संरचनात्मक समायोजन, पूर्ति पक्ष प्रबंधन था, उनकी जो नीतियाँ थी अर्थव्यवस्था की समृद्धि के रास्ते में आने वाले अवरोधों और बाधाओं को हटाने के दीर्घकालीन प्रयास से संबंधित हैं। इसमें व्यापार एवं पूंजी प्रवाह सुधार, औद्योगिक अवमूल्यन, सार्वजनिक क्षेत्रीय सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार आदि प्रयासों को शामिल किया गया। नई आर्थिक नीति 1991 में निम्न संरचनात्मक सुधार किए गए, जो कि अभी आप पढ़ेंगे: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो बच्चों, ये उदारीकरण का क्या अर्थ है, उदारीकरण के क्या उद्देश्य हैं, संक्षेप में बच्चों हम आपको बताएं कि सरकार विदेशी व्यापार विदेशी व्यापार में जो भी नियंत्रण लगाती है उसी को हम क्या कहते हैं, नियंत्रण को जो कम करती है उसको हम उदारीकरण कहते हैं। बच्चों, अपने देश के व्यापार को बनाए रखने के लिए, जिससे उनको कम से कम विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़े, सरकार विदेशी व्यापार पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाती रही है, जिससे उसके अपने देश के घरेलू जो भी उत्पादक हैं वो विकसित हो सकें और उत्पादन कार्य कर सकें और उनकी बाज़ार में मांग बनी रहे। क्योंकि अगर सरकार इस तरह के नियंत्रण नहीं लगाएगी तो उसे विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा और बहुत सारे उत्पादक जो है हानि के